दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान भंवर में। और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस यानी कि एमएससी। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वेरिएशन क्या होते हैं, कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं, और जो आपका एमएससी है हम उसको किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका मेजरिंग सिस्टम एनालिसिस है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मेजरमेंट? देखिए, मेजरमेंट क्या है? मेजरिंग एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट और वेरिएबल मेथड इज नोन एज मेजरमेंट। यानी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जब आप एट्रीब्यूट और वेरिएबल यानी डिस्क्रीट और कंटिन्यू मेथड को यूज़ करते हैं उसको मेजरमेंट कहते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस? To identify if there is any measurement system variation in observed process variation। तो देखिए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके ऑब्जर्व प्रोसेस वेरिएशन के अंदर कहीं पर मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन तो नहीं है। तो अब आपका ट्रू प्रोसेस वेरिएशन क्या होता है? ऑब्जर्व प्रोसेस वेरिएशन प्लस माइनस मेजरमेंट एरर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका एक्चुअल प्रोसेस का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, जो आपने ऑब्जर्व किया है उसमें से प्लस या माइनस आपको जो मेजरमेंट का एरर है उसको करने के बाद आपको ट्रू प्रोसेस वेरिएशन मिलेगा। नीचे का एग्जांपल दिया हुआ है, एज पर प्रोसेस लेंथ 100 mm ऑफ आयरन बार। तो एक आयरन बार है जिसकी प्रोसेस के हिसाब से जो लेंथ है वो 100 mm है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन लेंथ है, जो कि प्रोडक्शन होने के बाद आपको आयरन बार मिला है, उसकी लेंथ 100.05 mm दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन जो दिख रहा है यहाँ पे 0.05 mm का है, लेकिन उसी को ही जब आपने मेज़र किया है, योर मेजरमेंट इज़ 100.10 mm, यानी कि आपने जब उसको मेज़र किया तो उसको 100.10 mm में मेज़र किया है। तो एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन 0.05 से बढ़ के वो 0.10 mm हो गया है। तो जब आप ट्रू प्रोसेस वेरिएशन यानी कि 0.10 माइनस 0.05 कर रहे हैं, यानी कि आपका जो मेजर्ड वेरिएशन है उसमें से आपने ऑब्जर्व वेरिएशन को कम कर दिया, तो आपका एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन निकल के आ गया जो कि 0.05 है। वाई देर इज अ नीड ऑफ एमएससी? तो एमएससी की जरूरत क्यों पड़ती है, ये इसको समझते हैं। एज पर IATF 16949-2016 यानी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स का जो क्लोज नंबर 7.1.5.1.1 है, इसमें कहा गया कि स्टैटिकल स्टडीज एमएससी शैल बी कंडक्ट। जहाँ पे शैल बी करके किसी चीज़ को कोट किया जाता है वहाँ पे मतलब है कि वो कंपलसरी है IATF के अंदर। तो यहाँ पे कहा गया शैल बी कंडक्ट to analyze the variation present in the result of each method of inspection, measurement and testing of equipment system। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी इंस्पेक्शन के मेथड्स हैं, मेजरमेंट के मेथड्स हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी का ही एमएससी करना कंपलसरी है एज पर IATF। अब क्या है कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन। देखिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर वेरिएशन हो सकता है। दूसरा है आपका प्रोसेस डिज़ाइन। तो देखिए, जो आपका प्रोसेस है उसके डिज़ाइन में भी वेरिएशन हो सकता है कि जो आपका एक्चुअल प्रोसेस आपने पेपर पे डिज़ाइन किया है उससे जो आप अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर भी वेरिएशन हो सकता है। इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आपके काफ़ी सारे टाइप के वेरिएशंस होते हैं। और आगे आपका है जो एक मटेरियल के अंदर भी आपका वेरिएशन हो सकता है। अब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट को लेकर के हो सकता है, आपके पैरामीटर्स को लेकर के हो सकता है, आपके मेजरमेंट प्रोसेस को लेकर के हो सकता है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मेजरमेंट प्रोसेस। तो चलिए अब आगे चल के इनको समझते हैं कि वेरिएशन कैसे और कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस टाइप के वेरिएशंस होते हैं। तो आइए अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले आपका जो उसमें दो प्रोसेस हैं, एक तो है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन के अंदर आपका जो वेरिएशन निकल के आता है वही आपका एक्चुअल वेरिएशन होता है। तो इसमें आपका क्या है कि लॉन्ग टर्म वेरिएशन हो गया, इसके अलावा शॉर्ट टर्म वेरिएशन हो गया, और विद इन सैंपल वेरिएशन आपका होता है, जिनको मेजर करने के लिए हम SPC का यूज़ करते हैं, यानी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका मेजरमेंट प्रोसेस जो है उसके अंदर आपके भी दो तरीके के वेरिएशन निकल के आते हैं, जिनको मेजरमेंट एरर कहते हैं। एक तो आपका वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर, यानी कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में मेजरिंग करने के लिए ऑपरेटर को आपने लगाया हुआ है, जो ऑपरेटर वहाँ पे आपने डेप्यूट करा हुआ है, उसकी वजह से जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। और जो दूसरा रीज़न है, जिनको हम टूल्स या जो गेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वेरिएशन ड्यू टू गेज उनको कहते हैं। तो इसके फर्दर 4 कैटेगरीज है, जैसे कि एक्यूरेसी, जिसके अंदर किसी भी इक्विपमेंट, टूल या गेज का हम जो बायस चेक करते हैं कि उसके अंदर इक्विपमेंट के अंदर बायस तो नहीं है। इसके अलावा दूसरा है प्रिसीजन,
यानी कि जो हमारा इक्विपमेंट है या टूल है वो प्रिसाइज है या नहीं है, इसके अंदर रिपीटेबिलिटी को मेज़र करना होता है हमें। इसके अलावा हमारा स्टेबिलिटी, जो कि टाइम डिपेंडेंट एक आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट है कि टाइम के साथ हमारे किसी टूल के अंदर या मेजरमेंट के अंदर कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा। और इसके अलावा लास्ट है लीनियरिटी। तो इन सारे के सारे जो हमारे वेरिएशन के मेथड्स हैं जो मेजरमेंट प्रोसेस में है, इनको हम एक करके आगे समझेंगे। तो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी सबसे पहले, वेरिएशन दैट रिजल्ट्स व्हेन डिफरेंट कंडीशंस आर यूज्ड टू मेक द मेजरमेंट। देखिए हम एक ही मेजरमेंट को करने के लिए जो आपकी डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे हमने ऑपरेटर को चेंज करा है, सेटअप को चेंज करा, यूनिट जो हम जिस यूनिट को मेजर कर रहे हैं उसको चेंज करते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज करते हैं, और मेजरमेंट सिस्टम है उसको चेंज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम मेजरिंग करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं और उसमें जो हमारा वेरिएशन निकल के आता है, अगर कोई वेरिएशन मिलता है तो उसको हम कहते हैं कि वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर। जब हम सभी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप याद रखिएगा रिप्रोड्यूसिंग मतलब चेंज चेंज चेंज। अब बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की। वेरिएशन दैट अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट आर मेड ऑफ द सेम आइटम अंडर सेम कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर, यानी कि सेम ऑपरेटर है, सेटअप भी सेम है, यूनिट भी सेम है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी सेम ही है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में अगर कोई वेरिएशन निकल के आता है तो उसको वेरिएशन ड्यू टू गेज और टूल की वजह से कहते हैं। तो रिपीटेबिलिटी को आप याद रखिएगा हमेशा सेम सेम सेम, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी में सेटअप, ऑपरेटर या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, रिपीटेबिलिटी में ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो बात करते हैं कि गेज आरएनआर स्टडी को करते कैसे हैं। जो हमने दो अभी पीछे रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी की बात करी, उनको करना कैसे है, उसके कुछ उसके बारे में गाइडलाइन है या उसका पर्पस क्या है उसको हम पहले समझते हैं। गेज आरएनआर स्टडी डिटरमाइंस व्हाट पोर्शन ऑफ वेरिएशन इन मेजरमेंट मे बी ड्यू टू द मेजरमेंट सिस्टम। तो गेज आरएनआर स्टडी से हम ये पता लगाते हैं कि किस पोर्शन का वेरिएशन है, कितना वेरिएशन जो हमारे मेजरमेंट में निकल के आए वो मेजरमेंट सिस्टम की वजह से है, ठीक है। अब मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन जो है वो भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वेरिएशन ड्यू टू इक्विपमेंट और वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर। तो दो कैटेगरीज में ये अलग अलग करते हैं कि ऑपरेटर की वजह से या इक्विपमेंट की वजह से। अब इनको जो आपकी गेज आरएनआर स्टडीज़ हैं इनको करने के लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिकमेंडेड और मिनिमम जो है दोनों मैंने मेंशन करी हुई है। एटलीस्ट 2 ऑपरेटर फॉर स्टडी, रिकमेंडेड जो आपके 4 to 5 हैं। एटलीस्ट 10 पार्ट्स विच शुड कवर द एंटायर प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम डिफेक्टिव टू बॉर्डर सैंपल एंड मास्टर सैंपल। 10 पार्ट मिनिमम होने चाहिए जो आपके पूरी प्रोडक्ट रेंज को, मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट वेरीफाई कराना चाहते हैं वो डिफेक्टिव से लेकर के और मास्टर सैंपल सब कुछ उसके अंदर कवर होना चाहिए। ऐसे 10 सैंपल आपको लेने हैं। ईच पार्ट शुड बी मेजर्ड 2 to 3 टाइम इन रैंडम ऑर्डर एवरी टाइम। तो जो भी पार्ट आप ले रहे हो उसको 2 से 3 बारी रैंडम ऑर्डर में मेजर करवाना होता है आपको। एक ऑपरेटर से, 2 ऑपरेटर से, आपने जितने भी ऑपरेटर लिए उनसे रैंडमली रैंडम ऑर्डर में मेजर करवाना होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि ऑपरेटर शुड नॉट बी अवेयर विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड ऑर्डर ऑफ द सैंपल। तो जो आपने उसको पार्ट मेजर करने के लिए दिया है, ना तो उसको उसके पिछले रिजल्ट का और ना ही उसके ऑर्डर का अंदाज़ा होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि QR कोड या बार कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक एक्सेल के अंदर अपना डेटा बनाइए, उसके अंदर आप लिख लीजिए कि कौन सा सैंपल ओके है, कौन सा सैंपल NG है, बार कोड को स्कैन करके, और फिर उसे मेजरमेंट करने के लिए ऑपरेटर को आप आगे दे सकते हैं। मेथड्स फॉर गेज आरएनआर स्टडीज। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि गेज आरएनआर स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है XBAR मेथड। द XBAR मेथड ब्रेक डाउन द ओवरऑल वेरिएशन इनटू 3 कैटेगरीज। जो आपका XBAR मेथड है वो आपके टोटल वेरिएशन को, जो आपका प्रोसेस का निकल के आया है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। पार्ट टू पार्ट, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, 3 कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड कर। और जो दूसरा मेथड है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, जिसको अनोवा मेथड भी कहते हैं। तो अनोवा मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये एक स्टेप और आगे जा करके जो आपका वेरिएशन उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, जैसे कि पार्ट टू पार्ट, रिपीटेबिलिटी, और जो आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उनकी भी 2 कैटेगरीज कर देता है, ऑपरेटर एंड ऑपरेटर बाय पार्ट। तो नीचे आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी है जो पार्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम ही सैंपल है जो कि उनको दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि वो मेजरमेंट कर रहे हैं जिनकी। अब देखिए एक्सेप्टेंस क्या है। अगर आप गेज आरएनआर स्टडी करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या है जो आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए।
तो अप टू 10% जो है वेरी गुड माना जाता है। अगर 10% से कम का आपका वेरिएशन आ रहा है उसमें, या आपका जो रिजल्ट है वो 90% प्लस है, तो आप उसको वेरी गुड समझ के उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 10 to 30 है, मे भी एक्सेप्टेबल है, ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। मोर देन 30 जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल कंसिडर किया जाता है। अब जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं कि क्या परसेंटेज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक्चुअली में जो है AIAG की गाइडलाइन के हिसाब से जो उन्होंने MSc के 4th एडिशन में दी हुई है, और हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो गाइडलाइन है ये डिफर कर सकती हैं। अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप 3 टारगेट्स देख रहे हैं। जो टारगेट 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपने यहाँ पे निशाने लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे आपके एक ही सीध में हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी सिमिलर आपको दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं हाई प्रिसीजन है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी लो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बीच वाले जो आपका 3rd एरो है उसको छोड़ के बाकी के जो एरो है वो फिर जो सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए उनमें एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी तब मानी जाएगी जब आपका वो टारगेट के पास में होगा। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो आपका टारगेट के पास में तो है सारे के सारे, जो आपका अब देखेंगे कि ब्लू कलर का जो सेकंड सर्कल है लगभग सब उसी के ऊपर है, और वाइट सर्कल के ऊपर ही है जो सेंटर में है। लेकिन जो आप देखेंगे इनके बीच का गैप है वो सिमिलर नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, किसी में कम गैप है, किसी में ज़्यादा गैप है। तो इसलिए जो है ये आपका एक्यूरेसी तो इसके अंदर है लेकिन प्रिसीजन नहीं है। अब आप 3rd इमेज को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इनके बीच का गैप भी लगभग सिमेट्रिक है, और जो सारे के सारे सेंटर के ऊपर भी है, तो ये आपका प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो देखिए एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी को लोकेशन एरर भी कहते हैं। एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम इट्स टारगेट वैल्यू, या ट्रू वैल्यूज आप कह सकते हैं। कि अगर आपको एक मेजरमेंट ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो जो उसका टारगेट है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, वो उससे कितनी दूर है। तो एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट का बायस चेक करते हैं। अब बायस कैसे मेज़र करेंगे इक्विपमेंट का, मान लीजिए कि कोई भी गेज है, इक्विपमेंट है, आपका एक सैंपल जो आप प्रोडक्ट लेंगे पहले उसको एक स्टैंडर्ड लैब के पास भेजेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। तो वो लैब आपके उस पार्ट को मेज़र करेगी। उसके बाद उसी पार्ट को आप अपने पास जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर मेज़र करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर कोई वेरिएशन तो नहीं है। जो एक्चुअल लैब से जो मेजरमेंट आई है और जो मेजरमेंट आपने लिया उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, अ प्रोडक्ट विच इज़ मेजर्ड 150 ग्राम बाय स्टैंडर्ड लैब, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब है, और योर गेज मेजर इट एज 148.5 ग्राम्स, यानी कि जो मेजरमेंट लैब ने लिया वो 150 ग्राम है, जो आपके इक्विपमेंट ने लिया वो 148.5 ग्राम्स है। तो 22 मेजर करेंगे, 150 माइनस 148.5, दैट इज 1.5 ग्राम्स, विच मीन्स इक्विपमेंट इज पॉजिटिवली बाइस। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इक्विपमेंट है पॉजिटिवली बाइस है। यहाँ पे आपका 1.5 ग्राम जो आ रहा है वो आपके इक्विपमेंट का बाइस दिखा रहा है। तो आइडियली ये जो बायस है ये 0 होना चाहिए। अब इसको नीचे इमेज के द्वारा देखते हैं। जो हमने टारगेट वैल्यू है, आप देखेंगे कि सर्कल के अंदर जो सेंटर है रेड वाला उससे दर्शाया हुआ है, और अगर आप कर्व में देखेंगे तो रेड जो कर्व है ये आपका टारगेट है। बट जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपने ऑब्जर्व करी है, वो आपके कॉर्नर पर है, ब्लू कॉर्नर के पास, जिसको ग्रीन लाइन से यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो इक्विपमेंट है वो इनएक्यूरेट है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। अगर एक्यूरेसी होनी चाहिए थी तो ये जो कर्व है प्लस ये जो आपका ग्रीन कर्व है और रेड कर्व है ये आपके आसपास होने चाहिए थे, एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए थे। आइए आप समझते हैं कि प्रिसीजन क्या है। इस प्रिसीजन को स्प्रेड एरर भी कहते हैं। प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम ईच अदर। तो आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक दूसरे के कितने पास हो सकते हैं, या आप किसी कह सकते हैं कि हाउ रिपीटेड अ मेजरमेंट इज, कि जो आपने मेजरमेंट लिया है वो कितनी बार एक ही पॉइंट के ऊपर फॉल हो रही है, जो सेम डेटा आपका ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसको प्रिसीजन कहते हैं। और आपको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसकी मिनिमम जो उसका जो टॉलरेंस है वो 0.10 mm है, तो जो आप उससे मेजरमेंट लेंगे उन सभी मेजरमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका 0.01 mm से कम आना चाहिए, यानी कि जो आपका टॉलरेंस है उसके 1/10 से भी कम होना चाहिए,
तो आपका जो इक्विपमेंट गेज या इंस्ट्रूमेंट है उसको आप प्रिसाइज कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेजरमेंट, अगर आप इसमें देखेंगे डेटा जो है एक ही जगह पर बार बार फॉल हो रहा है, आपके टारगेट जो आपका है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे डेटा पॉइंट एक ही जगह पर है तो इसको प्रिसाइज कह सकते हैं कि जो आपका टूल है जिससे आप मेजर कर रहे हैं वो प्रिसाइज है। तो देखिए लिनियरिटी क्या है। लिनियरिटी इज द डिफरेंस इन द बायस वैल्यू थ्रू द डिफरेंट ऑपरेटिंग रेंज ऑफ अ गेज। तो अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या टूल है या गेज है तो उसकी जितनी भी आप उसकी जहाँ तक मेजरमेंट ले सकते हैं, जो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है मेजरमेंट करने की, उसमें जो आपका वेरिएशन आता है उसको लिनियरिटी कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसकी रेंज 300 mm की है, तो वो 0 mm से लेके 300 mm तक की मेजरमेंट ले सकता है। अगर मान लीजिए कि 5 mm के ऊपर आपने मेजरमेंट ली है और वहाँ पे आपका जो वेरिएशन है या जिसमें बायस निकल के आ रहा है वो आपका 0 है, अगर आपका बायस वहाँ पे 0 डिटेक्ट हो रहा है तो अगर आप उसको 300 mm तक स्ट्रेच करके मेजर करें तो वहाँ पे भी सिमिलर बायस आना चाहिए, यानी कि वेरिएशन वहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपने 100 mm के ऊपर मेजरमेंट लिया है तो वहाँ पे आपका बायस जो है वो 0 दिखा रखा है इस एग्जांपल में। लेकिन जैसे ही आपने उसको स्ट्रेच करके 300 mm पे मेजरमेंट ली है तो उधर आप देखेंगे कि आपका जो बायस है वो बढ़ गया, जो मेजरमेंट के अंदर वेरिएशन है वो बढ़ गया है, इसलिए आपका जो इक्विपमेंट है उसको आप कह सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी इज वेरिएशन इन द एवरेज ऑफ सेम पार्ट विच इज मेजर्ड ओवर एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग सेम गेज एंड ऑपरेटर रिपीटेडली। तो स्टेबिलिटी क्या है कि हम एक ही पार्ट को एक ही ऑपरेटर के द्वारा बार बार इंटरवल के ऊपर जो है मेजर करवाते हैं लंबे समय तक। तो इससे क्या निकल के आता है, इफ़ ईच पीरियड ऑफ टाइम एवरेज ऑफ टेकन मेजरमेंट इज सिमिलर देन मेजरमेंट सिस्टम हैज़ अ गुड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने जो बार बार मेजरमेंट लिया, फॉर एग्जांपल आप हर महीने उस पार्ट का उसी ऑपरेटर से मेजरमेंट करवा रहे हैं और वहाँ पे जो उसकी एवरेज निकल के आ रही है रिपीटेड मेजरमेंट की वो सिमिलर है, जैसे कि आप सेकंड इमेज के अंदर देखेंगे स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टेबल प्रोसेस विद रेस्पेक्टेड टू टाइम। तो जितने भी यहाँ पे कर्व बने हुए हैं उन सभी का जो एवरेज है वो सिमिलर दिखाया हुआ है, ठीक है, टाइम के साथ में। लेकिन अनस्टेबल प्रोसेस को देखेंगे तो वहाँ पे जो आपका मीन आ रहा है या एवरेज आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है हर बारी, इसलिए जो आपका प्रोसेस है उसको आप कह सकते हैं कि वो अनस्टेबल है। जो आपका टूल है जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हैं, गेज है, वो अनस्टेबल है। लेकिन अगर आपका एवरेज सेम आता है हर बारी तो आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है, जो आपका टूल है, वो आपका स्टेबल है। तो आइए अब आगे हम बात करने वाले हैं एमएसए फॉर डिस्क्रीट डेटा, यानी कि एट्रीब्यूट डेटा के लिए जो हम एमएसए करते हैं। टू स्टडी द एमएसए फॉर डिस्क्रीट डेटा यूज एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस यानी AAA मेथड। तो एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस एक मेथड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस यू कैन सेट आउट टू स्टडी द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ योर मेजरमेंट सिस्टम। तो एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस जो है इसके अंदर हमें दो चीज़ मेजर कर सकते हैं, एक तो अपने प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम है। मेथड फॉर एमएसए डिस्क्रीट डेटा, तो यहाँ पे देखिए कि दो चीज़ें, एक तो आपका लिस्ट है कितना मिनिमम ले सकते हो, रिकमेंडेड क्या है, सेलेक्ट एटलीस्ट 30 पार्ट्स, रिकमेंडेड 50 है फ्रॉम प्रोडक्शन। दीज पार्ट शुड कवर योर एंटायर प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम, मास्टर गुड सैंपल, बॉर्डर सैंपल, डिफेक्टिव। 30 पार्ट्स आप ले रहे हैं तो आपके पूरे प्रोडक्ट की जो रेंज है सारी चीज़ें उसमें कवर होनी चाहिए, गुड पार्ट से लेके मास्टर पार्ट, और जो आपके बॉर्डर लाइन पे रहते हैं जो कि सस्पेक्टेड रहते हैं इस तरीके के पार्ट्स भी आप उसमें कंसीडर करें। एंड गेट देम इंस्पेक्ट फ्रॉम एटलीस्ट 2 to 3 ऑपरेटर इन रैंडम ऑर्डर एंड इंश्योर ऑपरेटर शुड नॉट अवेयर ऑफ द पार्ट स्टेटस। गुड है या जो उसका ऑर्डर है वो भी उनको पता नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब हम उनको मेजरमेंट के लिए देंगे उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई मार्किंग कर सकते हैं, कोई QR कोड लगा सकते हैं, उसको आप स्कैन कर लीजिए अपने पास पार्ट्स के ऊपर और फिर उन्हें ऑपरेटर्स को रैंडम ऑर्डर में दीजिए। तो ऑपरेटर को उनके स्टेटस के बारे में कि वो ओके एनजी ये पता नहीं होना चाहिए और ना ही उसका ऑर्डर पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में दिए जा रहे हैं। तो अब देखेंगे कि हम इफेक्टिवनेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रू दिस मेथड यू सेट आउट टू एनालाइज द एग्रीमेंट परसेंटेज ऑफ मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम सैंपल यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर इन रैंडम ऑर्डर्स। तो इसके अंदर क्या करते हैं इफेक्टिवनेस के लिए कि हम एक ही सैंपल को मल्टीपल ऑपरेटर्स को दे करके वेरीफाई कराते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना उनका एग्रीमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने, सैंपल ले रखे हैं 30, ठीक है, पार्ट के अंदर
QA1 ऑपरेटर फर्स्ट है, QA2, QA3, तो यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स मैंने लिए हुए। और फिर बाद में बात हो रही है एग्रीमेंट की। तो यहाँ पे देखेंगे सैंपल नंबर 3 के ऊपर ऑपरेटर 1 ने बोला कि NG है, जबकि बाकी 2 ऑपरेटर उसके ऊपर नोट एग्री थे कि वो ओके हैं। इसी तरीके से सैंपल 4 में एक ऑपरेटर ने NG बोला, 2 ने ओके बोला। सैंपल 5 में भी एक ऑपरेटर ने NG बोला, 2 ने ओके बोला। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो एग्रीमेंट है वो 30 ऑब्जर्वेशन में से 27 टाइम्स ओके है। और जो हमारे नोज निकल के आए उसके अंदर वो 3 निकल के आए, मतलब कि 30 में से 27 टाइम उन्होंने एग्री करा एक दूसरे से और 3 टाइम नहीं करा। तो इफेक्टिवनेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑल ऑपरेटर एग्रीड विद ईच अदर डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इफेक्टिवनेस हमारा जो है 90% निकल के आ रहा है। 27 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, इफेक्टिवनेस इज 90%, जो कि एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है आसानी से। अब बात इफिशियंसी की। थ्रू आउट दिस मेथड यू सेट आउट टू एनालाइज द एग्रीमेंट परसेंटेज ऑफ मल्टीपल रीडिंग ऑफ द सेम सैंपल यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड मास्टर कैलिब्रेटर इन रैंडम ऑर्डर। तो अब इस स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं कि 3 ऑपरेटर तो हमारे पहले थे जो एक दूसरे से एग्री या डिसएग्री कर रहे थे। अब इसके अलावा क्या है कि एक मास्टर कैलिब्रेटर होता है। मास्टर कैलिब्रेटर आप कह सकते हैं कि कोई आपका एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर है, या आपका कोई आप कह सकते हैं कि इंजीनियर है जो बहुत एक्सपीरियंस है, वो उन पार्ट्स को पहले ही वेरीफाई कर लेता है और अपना उसके ऊपर एग्रीमेंट देता है कि पार्ट ओके है, NG है। अब उस कंडीशन को आप जो बाकी के 3 ऑपरेटर्स हैं उनसे वेरीफाई करते हैं कि जो मास्टर कैलिब्रेटर के डिसीजन है क्या वो उससे एग्री करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इस बारे में उनको नहीं बताना होता है कि जो पार्ट उनके सामने रखा गया उसको मास्टर कैलिब्रेटर ने ओके बताया है, NG बताया है। तो देखेंगे अगेन वही सेम कंडीशन है, 3 ऑपरेटर है, मास्टर कैलिब्रेटर है, और उनके जो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए मास्टर कैलिब्रेटर ने जो है 3 सैंपल्स को NG बताया, मतलब कि नॉट गुड है। अब QA1 ने जो सिर्फ एक सैंपल को बताया, जो कि एक बारी वेरीफाई करता है मास्टर कैलिब्रेटर की ऑब्जर्वेशन को, ऐसे ही QA2 जो है, QA3 जो है, तो तीनों ने एक एक बारी एग्री करा है लेकिन 2 बारी डिसएग्री करा है। तो टोटल एग्रीमेंट जो है वो अगेन 27 टाइम्स है आउट ऑफ 30, और 3 बारी वो मास्टर कैलिब्रेटर से एग्री नहीं हुए, मतलब कि कोई 2 या कोई एक उससे एग्री नहीं था। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दिस एग्जांपल वी हैव 30 सैंपल्स एंड ऑल आर इंस्पेक्टेड बाय 3 ऑपरेटर रैंडमली अगेंस्ट मास्टर कैलिब्रेटर। लेट्स फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ दिस डेटा। तो एफिशिएंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑल ऑपरेटर्स एग्रीड विद मास्टर कैलिब्रेटर। तो ऑपरेटर, जब तीनों ऑपरेटर मास्टर कैलिब्रेटर से एग्री कर रहे हैं, मतलब चारों की चारों चीज़ें एक ही हैं, चारों की चारों चीज़ें येस में या नो में है, तो उसको हम ओके मानेंगे। डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन इंटू 100, तो टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। 27 टाइम हमारा अगेन जो ऑब्जर्वेशन थी वो येस में आई थी, तो 27 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो इफिशियंसी भी जो हमारी वो 90% निकल के आ रही है। अब इसका एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया अगेन वही है कि 90% आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक और चीज़ है कि यहाँ पे मिस रेट आता है। मिस रेट का मतलब क्या होता है कि सैंपल डिफेक्टिव था लेकिन ऑपरेटर ने उसको पास कर दिया। तो अगर ये आपका 5% से कम है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उसको आप, वैसे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसीज़ है, लेकिन 5% से कम को आप एग्री कर सकते हैं। इसके अलावा है फॉल्स अलार्म या फॉल्स कॉल भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर ने बोला कि जो एक ओके सैंपल है उसको उसने फेल डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सैंपल है फेल है, तो एक्सेस रिजेक्शन आप कह सकते हैं, ओवर रिजेक्शन उसने उसमें डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर ये 10% से कम है तो भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लास्ट होता है इसमें कापा वैल्यू। कापा वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ PO माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। तो ये आपका 0.75 से ज़्यादा होना चाहिए, परसेंटेज में नहीं है, नंबर्स में। आपका जो कापा वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच में निकलती है, और अगर आपका ये 0.75 से ज़्यादा है प्लस में तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप हमें इस मेल ID पे gyanbhavar@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।